करेंगे गुजरात चुनाव की, जहां पर 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर क्या सत्ता परिवर्तन होगा? क्योंकि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इस बार दमखम भरने में लगी है। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी ने कई बड़ी गारंटियां और कई बड़ी योजना लेकर आई है। कुंदन, चलिए एक बड़ी खबर गुजरात चुनाव के लिए आपको बता देते हैं, दर्शकों बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आ चुका है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। गुजरात में सियासत तेज हुई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कुछ गारंटी का ऐलान कर दिया और अब कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा पत्र सामने आ गया। इसकी क्या खास बातें हम आपको बताएंगे। तो किसानों के लिए खास ऐलान किया गया है, बेरोजगारों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य बीमा जो केंद्र सरकार के 5 लाख की बीमा है, उसे 10 लाख तक करने की बात कही गई है। और किसानों के 3 लाख के जो कर्ज हैं वो भी माफ करने की बात कही गई है। तो अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुना देते हैं, फिर एक एक करके आपको बताएंगे कि इस घोषणा पत्र की खासियत दरअसल है क्या। हवा चल रही है, आंधी चल रही है कि आप मतलब ओपीए लागू करें। हमारी सरकार हिल गई। वहाँ पर प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को यहाँ भी आना पड़ता है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें ओपीए लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी में गुस्सा है, पर यहाँ भय है, साथ में भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले मुझे बुढ़ापे के अंदर, जब मैं रिटायर हूँ तब। कौन नहीं चाहेगा। हमने पहल करी है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, झारखंड में लागू हो गया। धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी मैं कहना चाहूँगा, आज तो आप नहीं मान रहे हो, वक्त आएगा कि आपको ही हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारी को देनी पड़ेगी, केंद्र में भी राज्यों के अंदर भी। आज बीजेपी की तमाम राज्यों ने तय कर लिया है कि हमें किसी कीमत पर ओपीए लागू नहीं करना है। ये उनका ध्येय बन गया है सब लोगों का, जो कि मैं उचित नहीं मानता हूँ। हमने पूरी स्टडी करने के बाद में एनपीएस का मैंने पहले भी आपको कहा, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, शायद मैंने हिमाचल में कहा होगा। ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा उसका, नंबर 1 हिमाचल में मैंने कहा प्रेस को। नंबर 2 CNAG, वो कह रहा 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अभी तक उसके नियम ही नहीं बने हैं। एनपीएस की जो नई पेंशन योजना है, ना उसके नियम बने हैं, ना प्रोसेस क्या होगा, कैसा अमाउंट कैसे मिलेगा, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए, और एनपीएस चल रही है अभी तक भी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की खासियत आपको बताएंगे, क्या क्या पॉइंट है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन रिएक्शन बीजेपी के सामने आ गया है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाते हैं आपको। जो फेने से उभरती हुई जमुना आपको दिखाई पड़ी, जिस नैतिकता की बात करते हैं, दारू का दरिया बहा देने वाले लोग दिल्ली में आकर यहां अपनी दरिया दिली दिखाने की कोशिश करें, तो दिल्ली का मॉडल सबको समझ में आता है। और दिल्ली में एक अद्भुत मॉडल है। ऐसा मॉडल आपको भारत की राजनीति में कभी नहीं दिखा होगा। लोग कहते थे ना कि नई राजनीति लेके आए। मुझे याद आता है हम लोगों के ज़माने में, बचपन में, जब लोग युवावस्था में थे, जब लालू प्रसाद यादव जी को जेल हुई, तो लोगों ने उनसे पूछा अभी तक तो आप राज कर रहे थे, आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने अपना भोजपुरी एक्सेंट में बोला जलवे से राज करेंगे। तो मतलब क्या जेल से करेंगे? नहीं, मतलब जलवे से करेंगे। परंतु जेल से राज करते हुए भारत के इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब उनके एक मंत्री कोर्ट के द्वारा बेल न मिलने के बावजूद जेल में हैं और 4 महीने से वो जलवे से राज कर रहे हैं। और ये वो पार्टी है जो कहती थी कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। वो आज जेल में रख के अपने मंत्री से शासन करवा रही है। मुझे लगता है ये मॉडल, और इतना ही नहीं, फिर मंत्री महोदय पर क्या आरोप लग रहे हैं। तो दरअसल सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। जो थर्ड प्लेयर है गुजरात चुनाव की बात करें तो थर्ड प्लेयर है आम आदमी पार्टी, और उसे लेकर के सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो घोषणा पत्र सामने आया उसकी खासियत क्या है ये हम आपको एक एक करके बता देते हैं और फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई। गैस सिलेंडर पर लगातार कांग्रेस जो है हमलावर रहती है बीजेपी पर। उच्च शिक्षा में जो फीस है उसको कम करने की बात कही गई है। अन्य सेवा शुल्क खत्म किए जाने की बात कही गई। किसानों की कर्ज माफी 3 लाख तक के कर्ज माफी की बात कही गई है।
तो किसानों को टारगेट किया है, तालाब बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 10 लाख तक का हेल्थ बीमा देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की योजना में 5 लाख तक का बीमा है, लेकिन गुजरात को लेकर के अगर हम बात करें तो गुजरात में 10 लाख तक की बीमा की बात कही गई। आशिफ जी हमारे साथ, आशिफ जी थोड़ा आगे जी। आशिफ जी ये जो तमाम जो आपने घोषणाएं की है, घोषणा पत्र में जो करीब 10 पॉइंट है, इससे लगता है कि गुजरात की जनता आपकी फेवर में आ जाएगी 27 साल बाद? 27 साल बाद 22 साल पहले भी हमारे फेवर में आ चुकी थी, बस आते आते थोड़ी सी रह गई। हाँ। ये कसर जनता अब की बार पूरी कर देगी। जनता तैयार है भाजपा के खिलाफ। किस तरीके से उन्होंने देखा है, किस तरीके से मौतें हुई हैं। कभी शराब के ऊपर लेके, शराब पे लेके 200 मौतें, कभी 140 मौतें, अभी फिलहाल 140 मौतें हुई। जो 140 मौतें हुई, जिसने जान बचाने की कोशिश की और जान बचाई, उस आदमी को टिकट, और जिस आदमी ने पैसा खा के सरकार के साथ खड़ा रहा वो जेल से बाहर। ये भाजपा की पॉलिसी है। जो उद्योगपति मित्र हैं उनके साथ रहिए। जो आदमी मर रहा है मरता रहे। जो आदमी अगर जनता के बीच खड़ा होगा उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। अपने किसी भी मित्र को जेल नहीं जाने देंगे और जेल बचाने के लिए कोशिश हर तरीके से करेंगे। बहुत सारे ऐसे मामला हैं भाजपा के जो गुजरात में भी नौकरी की बात आप लोग कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और सबसे बड़ी नौकरी के साथ। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है जो हिमाचल प्रदेश को लेकर के सवाल था कि भाई आप रोड मैप दीजिए ना, कहां नौकरी देंगे, किस तरह की नौकरी देंगे आप? हम हर क्षेत्र में नौकरी देंगे। हमने खुले तौर पे कहा जब हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसके अंदर तय कर देंगे। और दूसरा, हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जो हिंदुस्तान के अंदर दुनिया का सबसे महंगा सिलेंडर बिक रहा है। नहीं, राजस्थान में 500 मिल रहा है क्या? हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। ऐसे नहीं है जो राजस्थान के लोग देंगे 2 करोड़ देंगे। राजस्थान 16 करोड़ की बात आई तो 70,000 की बात लेके बैठ गए। हम तो कहते हैं पहले भाई जहाँ पे शासन है वहाँ तो दे दीजिए। वहाँ पे हमने कर्ज माफ किया किसानों का। किस तरीके से नौकरियां दी सबके सामने ना। प्राइस कितने थे? हरियाणा हो, इनको नहीं पता होगा। छत्तीसगढ़ हो, कौन कह रहा नौकरी नहीं दी? बहुत नौकरियां दी आज की तारीख में। संजय जी तो इनको नहीं पता होगा नौकरी की जो बात करते हैं। ठीक है, रोक रहा हूं। पहले एक बड़ी खबर आ रही है कुंदन। गुजरात में कांग्रेस का एक बड़ा वादा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम अब बदला जाएगा। नाम बदलकर सरदार पटेल करेंगे, कांग्रेस का ये कहना। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने नया वादा किया है, लेकिन क्या इन वादों का फर्क पड़ेगा क्या? संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। स्टेडियम का नाम अगर बदला जाएगा, संजय जी कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमें नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आम जनता को इससे कोई असर नहीं होता है कि इसका नाम क्या है। पहले देख लीजिए, सारी संस्थाओं का नाम सिर्फ गांधी 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 रहता था, अब बदल के कुछ और नाम पड़ रहे हैं। तो नाम से नहीं होता। जो भी देश के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है, उनके नाम पे रहना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन नाम बदल देने से इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी रखना जायज था? हम तो कहते नहीं जाहिर था ये। आप जिस नरेंद्र पटेल की बात करते हैं, जिसकी आप बात करते हैं, पटेल साहब क्यों नहीं पटेल का नाम आप बदल देते हैं और नरेंद्र मोदी नाम रख देते हैं? अलावा कोई था देश नहीं, बताइए ना। आप ये बताइए कि पटेल साहब के अलावा कोई और था? आज नाम बदलना आपका काम है, सिर्फ नाम उन लोगों का रखेंगे। देखिए, आपको शायद ये नहीं पता होगा, देश में तकरीबन 98 ऐसी संस्थान है जो सिर्फ नेहरू गांधी खानदान पे। आप सीधा नेहरू पे चले जाइए, मोदी पे चले जाइए, बाकी जगह जाइए। 8 साल में किस पे जाएंगे? प्रश्न पूछे पहले देखा ना, जवाब दीजिए ना। कभी ऐसा हुआ है कि पर्दा जब उठेगा, देश में जब पर्दा उठाएगा सरदार वल्लभ भाई के स्टेडियम से, तो नरेंद्र मोदी नाम नजर आएगा? ऐसा कहीं हुआ हिंदुस्तान में? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। आसिफ जी, शुभेंदु जी भी लाइव में बैठे हैं, आइएगा संजय जी आगे। शुभेंदु जी, नाम बदलने से क्या हासिल हो जाएगा? नाम बदलने पर विचार क्यों किया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी का नाम बदल के कुछ राहुल नेहरू कर देंगे तो काम चल जाएगा क्या? जी, नाम से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा और सोच होना चाहिए, विजन नहीं। तो आपने भी तो नाम बदला ना शुभेंदु जी। मोटेरा को तो आपने भी तो नाम बदला, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे नाम बदल गए। हम तो जो पहला नाम था वापस लेके आ रहे हैं। आप तो हर जगह बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चरित्र नहीं बदल रहा अपना, सिर्फ नाम बदलने की बात कर रहे हैं। अपना चरित्र बदलिए भाजपा के लोग, जब देश तरक्की करेगा। कुंदन जी, ये बताइए, देश आजाद हो गया, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे औरंगजेब के नाम पे क्यों रोड होनी चाहिए? हुमायूं के नाम पे क्यों रोड होनी चाहिए? आप बताइए, अकबर के नाम पे क्यों रोड होनी चाहिए? ये तो आक्रांता थे, इनके नाम बदल। कोई आक्रांता नहीं था। आप गलत अच्छा, कह रहे हैं। आक्रांता ये आक्रांता नहीं थे। आक्रांता था। अच्छा, ये आक्रांता नहीं थे वाले लोग। मुझे समझ में आ गया। आज अकबर में आपको अकबर में आक्रांता नजर आ रहा है। औरंगजेब के अंदर कांग्रेस के पूर्वज थे। आगे चुनाव होते हैं भैया, भाजपा का नहीं होता। ठीक है संजय जी, मेहुल जाला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मेहुल जाला से हम बातचीत करते हैं। मेहुल, किसे टारगेट किया है कांग्रेस ने? अगर हम देखें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को अगर बारीकी से देखें तो किसे टारगेट किया है कांग्रेस ने? कौन सा टारगेट वोटर है?
देखिए, वोटर गुजरात की जनता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने 8 बड़े वादे किए हैं, जिसमें बेरोजगारों को नौकरी, उनके साथ साथ बाकी जो चीजें हैं, कई सारी, चूंकि जहाँ प्राइवेटाइजेशन है उसको खत्म कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम वाली नौकरियों को खत्म कर देंगे, पक्का रोजगार देंगे। जिस तरह से उन्होंने चुनावी वादे दिए हैं, उनको पता है कि सबसे ज्यादा महंगाई की मार है। गैस का सिलेंडर जो है 1111 रुपये के करीब मिल रहा है, तो 500 रुपये में गैस देना, वो भी एक उनके एजेंडे में शामिल है। कुल मिलाकर जो छोटे तबके के लोग हैं नहीं, लेकिन मेहुल जो बड़ी खबर अभी हमने दर्शकों को बताई, बीजेपी को अचानक से स्टेडियम बदलने का, ये नाम बदलने का ख्याल कहां से आ गया? क्या ऐसा मुद्दा भी उठ रहा है क्या चुनाव में? देखिए, ये चुनावी मुद्दा है ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अचानक से नामकरण किया गया, जब स्टेडियम का नवीनीकरण हुआ, इनकी कैपेसिटी बढ़ी गई, उस वक्त गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने सरपाव के तौर पर ये नाम का सुझाव दिया कि इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, और केंद्र से मंजूरी मिल गई, क्योंकि पूछना तो प्रधानमंत्री को ही था। अमित शाह गृह मंत्री है, उनके बेटे बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया में जुड़े हुए हैं, तो ये एक नाम का प्रस्ताव था। मैं आपको बताऊं कि सांसद परिमल नथवानी है जो राज्यसभा से, उनके बेटे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो 2 ही लोगों का नाम जाना था, वो नाम ऊपर भेजा, वहां से प्रस्ताव हो गया। दूसरा मैं बताऊं कि अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके, जो कि ठीक है बेहुल, संजय जी, मैं न्यूट्रल तरीके से जानना चाहता हूं, इस मैनिफेस्टो को देखे तो मैंने सवाल पूछा बेहुल से कि टारगेट वोटर कौन है, लेकिन ऐसा लगता है सभी को टारगेट किया, महिलाओं को टारगेट किया, किसानों को किया है, बेरोजगारों को किया है, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए तक की बीमा का ऐलान किया गया है। तो ओवरऑल अच्छा मैनिफेस्टो है ये। देखिए, आप ऑलरेडी आपको केंद्र सरकार की योजना, इसमें बीमा दिया जा रहा है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जानने की जरूरत है, जब आप बात करते हैं बेरोजगारी की, तो स्टेट की बेरोजगारी का नंबर भी तो पता होना चाहिए। उस स्टेट की बेरोजगारी 2.4 या 5% के आसपास है। 10 लाख रोजगार कहाँ, ये बताइए। 4.5 करोड़ वहाँ पे टोटल लोग रहते हैं, तो भैया 10 लाख जॉब में क्या होगा, कैसे देंगे जॉब को? वहाँ पे देखो बिजनेसमैन है, शायद यहाँ पे जो स्टूडियो में हम सब बैठे हुए हैं, मैं तो गुजरात में काफी टूर किया हूँ, तो गुजरात एक बिजनेसमैन की जगह होती है, वहाँ पे बिजनेस खूनों में है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करते हैं, उनका कारोबार है, नौकरियां बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन संजय जी, एक चीज हमने और देखी, इस बार के टिकट बंटवारे में युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया है। 85 ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी ने जिनके टिकट काट दिए, युवाओं को ज्यादा मौका, ये क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, ऐसा है कि हमारा देश युवा देश है, तो हम तो कहते हैं युवाओं को प्रोत्साहित करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में आए। हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में सब कुछ गंदा हो रहा है, तो भाई जब तक हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको स्वच्छ कैसे करेंगे? तो युवाओं का आना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड आपने देखा होगा, 75 साल 70 साल के ऊपर वो अपने चीजों को रिटायर कर देते हैं और कहते हैं कि आप मार्गदर्शन कमेटी में चले जाइए, तो ऐसा है, उनका एक उद्देश्य है, तो अपना फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो उद्देश्य को ना सियासत के हिसाब से तय करते हैं। कर्नाटक के अंदर जरूर पड़ी येदियुरप्पा जैसे करप्ट आदमी की 78 साल की उम्र सीएम बना दिया। ये भाजपा का चरित्र है। देखिए, भाजपा को सिर्फ वोट से मतलब है, सत्ता हासिल करने से मतलब है। ये कहना कि मार्गदर्शन में चले गए, ये बताते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं, पार्टी के भाजपा मार्गदर्शन में 30 सेकंड बोल नहीं बोलिए। येदियुरप्पा की उम्र कितनी थी? मैं आ रहा हूं, आपका आंसर जो अभी एमएलए आपके कांग्रेस से जो आपके पास गया है, जिसकी गुजरात में रहते हैं, गुजरात 11 बार का एमएलए, जिसकी उम्र 78 साल, ये बताइए क्या है? देखिए, मैं छोटा सा आंकड़े के हिसाब से खेलता हूं जी। आप ये बताइए कि सबसे बढ़िया कंटेस्ट जो हुआ था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 2017 में हुआ था। वोट परसेंटेज का बहुत कम मार्जिन तो कम हो गया था। अभी उस पे इनको फोकस गुजरात पे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गुजरात पे फोकस नहीं किया है, और आम आदमी पार्टी जो आ गई है, और जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का गिर रहा, वो आम आदमी के तरफ पलट रहा है, वो वोट उधर जा रहा है। तो इनको देखना होगा, ये अगर करते तो शायद हो सकता था कि अच्छा सीट का परसेंटेज बढ़ जाता है, इनके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाते हैं। 3 विन बना दिए, शुभेंदु अधिकारी को भी ले लेते हैं ना फ्रेम में। शुभेंदु साहब, आम आदमी पार्टी ने मदद कर दी आप लोगों की। शुभेंदु साहब, जो इन्होंने वोट काटे हैं वो कांग्रेस के काटे हैं, यही से तो मैं कह रहा हूं, आपकी मदद कर दी, आपकी मदद कर दी, कह रहा हूं मैं। जो आदमी कमजोर होगा उसका ही कोई दूसरा सामान चुरा ले जाएगा। कांग्रेस के साथ कमजोर है वो लोग, और सामान आम आदमी पार्टी चुरा के ले जा रही है। इनको अपना घर संभालना चाहिए। नहीं, कांग्रेस तो ये कही शुभेंदु साहब बार बार कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है हमारे खिलाफ। बीटी में बीटी में रहते हो, हम भी दिल्ली भैया, हमें खंडन भाई ए बी समझ में नहीं आता। आप अपना एक पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अलग पॉलिटिकल पार्टी, आप लड़ो। ए बी सी डी में क्या पड़े हुए हो?
हारने लगते हैं तो BCD हो जाता है, नहीं तो हम ए हैं। ये सब हमें नहीं समझ में आता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। आपको चुनाव लड़ना आपका काम है। सत्ता विरोधी वोट तो बढ़ जाता है ना, ये तो बढ़ ऑब्वियस है। अगर मेरे विरोध में 3 लोग हैं तो 3 लोग बढ़ गए, 2 पार्टी नहीं कुंदन भाई, अगर आप नेचुरल है। नहीं, आप सशक्त हैं, ताकतवर हैं और अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, लीडरशिप है, जनता बिलीव कर रही है, आपके वोट नहीं कटेंगे। वोट उसके करते हैं, इसमें विश्वास नहीं होता जनता। ऐसा है क्या शिव जी? हरियाणा के अंदर सारा विश्वास खत्म हो गया था। किस तरीके से 70+ की बात कर रहे थे, सीटें रह गई थी कितनी, उसी पार्टी के साथ लेना पड़ा। अभी तो इसको आप नहीं जेल आए। से बाहर लेके आया, फिर भी रातों रात सत्ता जेल में से नहीं बाहर आ लेके आया पाया। सरकार बनाने के लिए। आसिफ जी सत्ता में चौटाला जी ने साथ मैं छोड़ बहुत दिया कहता हूँ, था। रातों रात वो छोड़िए, चौटाला छोड़िए, आप जेल से बाहर लेके आए और आपने जब शपथ ली, जब बेटे ने कहा जब सरकार में शामिल होऊंगा पहले मेरे घर के नहीं, लोग चौटाला जी को मुनाफा लगा, सारी बीजेपी के साथ जाने सारी में। सीमाएं छोड़ दी, चौटाला साहब चले जेल से गए। बाहर लेके आए। हमारे ये भाजपा का हमारे चरित्र है। कुंदन भाई, यही भाजपा हमारे का जो चरित्र मित्र हैं ऐसे बोल रहे हैं, ये सिर्फ गंगा जल से सुबह नहा के नहीं, ये भाजपा धुली भी है। ये आप बिल्कुल होके सच है। बैठते हैं। भाई हर पॉलिटिकल आप हर पार्टी पे आ गए। कहीं ना कहीं आगे नहीं, पीछे कहीं ना करती कहीं है, आगे पीछे ट्विस्टिंग करती है, जेल से कोई नहीं खरीदा जाता, जेल और से बेचा भाजपा जाता करती है, है। बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है, गुनाह जेल नहीं से है। बाहर लेके आती इसे है। रोकते हैं। राम रहीम को जेल से बाहर बोलना है, शुभेंदु भाजपा जी, लाई मैंने किस तरीके से प्रचार कर रहे मैंने हैं, समझे मंत्री ना। पैर छू रहे हैं आशीष जाके। आशीष एक मिनट जी, आशीष मंत्री किस तरीके से पैर छू रहे हैं राम रहीम के, ये ठीक भाजपा है, का चरित्र छोड़िए ये जेल से बात बाहर नहीं लाके करें। अपने गुजरात लिए पे आते सवाल हैं, करना। गुजरात पे आते हैं, आपके घोषणा पत्र की बात करते हैं। शुभेंदु साहब, मैं तो कहता हूँ कि न्यूट्रल होकर आप कह दीजिए, इनका जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है, मैंने संजय जी से पूछा, उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया मुझे। आप दे पाइए सही घोषणा पत्र है नहीं? नहीं, देखो घोषणा पत्र तैयार करना उनकी मजबूरी है और लगातार आज देखिए गुजरात में कोई चेहरा नहीं है इनके पास। बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, कहीं राजस्थान का चीफ मिनिस्टर तो कहीं छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर। और जब विजन ही ना हो किसी पार्टी में तो उनको यात्रा ही करनी पड़ेगी, चाहे हिमालय की चाहे रोड पे। और ये विजन का बड़ा समस्या है इस समय कांग्रेस के पास। 135 सालों के इतिहास होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म विजन ना होने, आज उनकी ये दिक्कत है। मैं बार बार कहूंगा उनको कि आज भी भारत में सबसे अच्छा यदि विपक्ष की भूमिका कोई निभा सकता है बिंदु जी, तो वो अब कांग्रेस ही देखिए निभा आखिरी सकती रिएक्शन है। ले रहा हूं, वक्त थोड़ा कम है। संजय जी, घोषणा पत्र में कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो छोड़ दिए कांग्रेस ने और वहां पर मात खा सकती है? देखिए, हमें लगता है कि जो घोषणा पत्र में जो भी मुद्दे, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ऐसे कोई मुद्दे नहीं जिसको अट्रैक्ट करते हो, जनता के मतलब की हो। ये बताइए 500 रुपए में सिलेंडर कैसे दोगे? आप नहीं दे सकते, सब्सिडी लाओगे या आप केजरीवाल की तरह काम करोगे? तो कहीं ना कहीं आप राजस्व का नुकसान कर रहे हो। ऑलरेडी जो 5 लाख करोड़ के नुकसान में है, उस पर लोन है, उस पर और लोन आप लाद दोगे, तो आप तो दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हो उसको। ये घोषणा पत्र जो बनता है ये स्ट्रेटेजिकल बनना चाहिए, लेकिन वो बन ही नहीं रहा। यहाँ पर कुंदन, जल्दी से आखिरी रिएक्शन आप भी चलते चलते आकर ले लीजिएगा कांग्रेस से। आशीष जी, एक जल्दी से चलते चलते अब आप चलते हैं स्टूडियो न्यूज रूम की तरफ। मैं जानना चाहता हूं इन घोषणा पत्र में कौन से ऐसा बिंदु है जिसके आधार पर ऐसा लगता है, 2 ऐसे बिंदु हैं जहां पर आपको लगता है कि गुजरात की जनता आपको वोट देगी? कौन से 2 बिंदु? सबसे पहला जो गैस का मामला है, जो जिस तरीके से गैस के ऊपर हालात कर रखे वो हैं, तो बेरोजगारी, संजय जी कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं है। हर तरीके से व्यवहारिक है, इनकी तरह नहीं है कि जो टैक्स पहले 3 रुपए था डीजल के ऊपर, आज 33 रुपए कर दिया गया। ये 2013 में कितना था ये तो पूछ लीजिए। 2013 में तो पूछ लीजिए, गैस का सिलेंडर कितने का था? नहीं पता होगा। कितने 2013 में 400 रुपए का था सर, सब्सिडी वाला उठा के देखिए, खोलिए। सर, मैं बहुत पढ़ लिख के आता हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ आपकी तरह चिल्लाने लगूंगा। मैं डेटा से भर लीजिए, ये आपकी सोच के लोग कैसे बीजेपी हम नहीं कहेंगे। गुजरात की बात कर दी, उत्साहित क्या होना, अभी कांग्रेस और बीजेपी बाकी है। बात सही है भाई, चुनाव तक हिमाचल प्रदेश का चुनाव तो निपटने वाला है। अब से कितने दिन बचा है? करीब 5 बजे तक वोटिंग समाप्त हो 2 जाएगी। घंटे बचे। वहां का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी ने। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन शेखर आनंद त्रिवेदी ने कैबिनेट मंत्री से बातचीत की है, वो आपको सुना देते हैं। खादी
चेन आउटलेट खोलने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। हमारे साथ मंत्री राकेश सचान जी हैं। सचान साहब, ये जानना चाहेंगे कि खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तो निरंतर हो रहा था, ये जो अनुदान देने की योजना है देश में भी और दुनिया में भी, इसे किस तरह से सरकार ने बनाया है? देखिए, ये टेक्सटाइल नीति जो हम लोगों ने अभी 2022 पारित की है, इसमें टेक्सटाइल गवर्नमेंट का हब बनाने के लिए हमने बहुत सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में दी हैं, जिससे हमारे इस क्षेत्र में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योग लगावें और उद्योग के अलावा भी माल को बेचने के लिए आउटलेट खोलेंगे, उनमें भी छूट। जैसे इसमें विद्युत में भी 2 रुपये प्रति यूनिट छूट है, स्टैंप में जो कहीं जगह खरीदेंगे उसमें 100% छूट है। और एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क हम लोग यहाँ पर लखनऊ हरदोई रोड पे 1000 एकड़ की जगह पर बनाने जा रहे हैं, जिसमें जगह भी चिन्हित हो गई और हमको भारत सरकार से PM मित्रा योजना है, उससे हमको 500 करोड़ रुपए भी आवंटित हुआ। तो इस तरह से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और खादी को विशेषकर प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरीके की ये हम लोगों ने नीति में छूटी दी है, जिससे कि प्रोत्साहन भी मिले, खादी को बढ़ावा भी मिले और ब्रांडेड कपड़े की तरह खादी भी बिके। एक चीज़ और, जो लोग इस व्यापार में पहले से हैं उनके लिए किस तरीके की फैसिलिटेशन होगी, या कोई जो युवा हैं ख़ास तौर से स्टार्टअप्स लगा रहे हैं उनके लिए कैसी योजना होगी? देखिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तो हम लोगों ने इसमें विशेष सुविधाएं दी हैं। 75% तक छूट देने का प्राविधान हमारी इस नीति में है। जो हमारे टेक्सटाइल से ट्रेंड युवा हैं, जो बाहर चले जाते थे उत्तर प्रदेश के, वो अगर अपना व्यवसाय यहाँ लगाते हैं तो उनको कोई सरकारी ज़मीन खरीदेंगे उसमें भी प्राथमिकता है, और जो भी प्रोजेक्ट उनका लगेगा उसमें 75% तक सरकार छूट देने जा रही है, ताकि युवा अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकें और अपने व्यवसाय को आगे लेके जा सकें। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।